इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मॉक ड्रिल को लेकर के सीएम की हाई लेवल बैठक हुई है। वीसी के जरिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्र के निर्देशों की सख्ती से पालना करने की बात कही है। इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत भी मौजूद रहे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह हाई लेवल बैठक की गई है। सीएम ने प्रशासन को सख्त रहने के निर्देश भी दिए हैं। तो मुख्यमंत्री अभी गुजरात के केवड़िया में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत कर रहे हैं। वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे सूबे के अधिकारियों से जुड़े हैं। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हुई और वहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि प्रशासन जो है वो सख्त रहें और साथ ही साथ केंद्र के जो निर्देश हैं उनकी सख्ती से पालना की जाए। तमाम अधिकारियों की मौजूदगी इस बैठक में रही। तो वहीं देश भर के कई राज्यों में बुधवार को सुरक्षा मॉक ड्रिल होने जा रही है। राजस्थान के भी 28 शहरों में यह मॉक ड्रिल होगी। इस दौरान लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से अलर्ट को पहचाना है और उस वक्त आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी है। मॉक ड्रिल और युद्ध की तैयारियों को लेकर न्यूज 18 ने बात की है 1962, 65 और 71 के युद्ध के गवाह रहे हमारे पूर्व सैनिकों से। आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। हालात मतलब इंडियन आर्मी का हौसला बहुत बढ़िया था। अच्छा, और हम लोगों ने यहाँ से मुनावा से जितने भी पाकिस्तान के पोस्ट हमारे सामने आए उनको कवर करते गए और 70 किलोमीटर अंदर चले गए। हमारी पोस्टिंग पहले नागालैंड थी, जब लड़ाई के लिए मुक्ति बानी में हमें बांग्लादेश के बॉर्डर बाजार लगे थे। पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था इंडियन आर्मी। तो ऑर्डर मिल गया कि 19 राजरी सुबह फलाना पोस्ट के ऊपर अटैक 30:30 पर कर देगी और पोस्ट कब्जे होगा थे मरो थे मारो। तो वहीं भारत सरकार ने कल यानी कि 7 मई को देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करवाने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद प्रदेश भर में मॉक ड्रिल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाड़मेर के स्थानीय लोगों का कहना है कि हम भी यहां से पीछे नहीं हटने वाले हैं। यदि युद्ध की स्थिति बनी तो यहीं पर रह करके सेना के खाने पानी की व्यवस्था करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। लोगों ने क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। की स्थिति है। पहले जो हमारे यहाँ 65 का युद्ध हुआ था, 71 का हुआ था। 65 का मेरा जन्म है और 71 में मैं 6-7 साल का था। हमारे बुजुर्ग है जो उन्होंने बातें की थी, हमने सुनी थी। थोड़ा बहुत हमें याद है, युद्ध देखा था, आवाज़ें सुनी थी। इसमें ऐसा तो कोई हमारे 4 युद्ध में गांव तो हमने कभी खाली किया नहीं, ठीक है, न हमारे माइतों ने किया है। अब थोड़ा बहुत बमबारी हो गई, पहले 71 में हुई थी, तो उन्होंने बुजुर्गों ने क्या है, हमारा एरिया कच्चा एरिया या पत्थर वाली ज़मीन तो है नहीं, वहाँ गड्ढे खोद दिए मोर्चे और ऊपर से ठाठ ठूक आवाज़ आती तब मोर्चों के अंदर घुस जाते थे और शांति होती थी, बाहर निकल जाते। ऐसा यहाँ कुछ है नहीं और पाकिस्तान में इतना गुंजाइश भी नहीं है जो भारत का बाहर झेले। हमें तो नहीं लगता है 2 बार हुआ है पाकिस्तान वहाँ से भाग जाएगा। तो उधर भीलवाड़ा में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा, जिसमें सायरन बजाने के साथ ब्लैकआउट किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसके तहत जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर 2 सायरन लगाए गए हैं। इसके साथ ही शहर में भी कई जगहों पर इस तरह के सायरन लगाए जाएंगे। कलेक्ट्रेट कार्यालय की छत पर 2 सायरन लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने इस मॉक ड्रिल से पहले की तैयारियों को लेकर के जायजा लिया है। निर्देशों के अनुसार यहाँ पे 2 सायरन लगाए गए हैं और एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है। दोनों तरफ आवाज़ पूरी तरह से पहुंच सके और अभी निर्देश यहाँ के मिले, आगे निर्देश मिलेंगे, उस हिसाब से कार्य करेंगे। किस प्रकार की वार्निंग के लिए सायरन लगाए जाते हैं? मॉक ड्रिल भी होगी कल, क्या चेतावनी देते हैं ये सायरन जब ये बजते हैं? ये सायरन कोई भी आपदा संबंधित चेतावनी होती है, जिससे सायरन बजने से अपन को ये पता चलता है कि यहाँ कहीं ना कहीं कोई आपदा हुई है और अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, पुलिस है, नगर निगम है, पूरी तरह तैयार है कल की मॉक ड्रिल को लेकर? सारा प्रशासन हम तैयार है और लगभग सारी मॉक ड्रिल की तैयारियां लगभग कर ली गई है।
जोधपुर से खबर, जहां पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब पहले सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब कहा था कि हमने आतंकियों के सारे ठिकाने ध्वस्त कर दिए और हम लोग निश्चिंत हो गए थे कि अब आतंकवादी हमले नहीं होंगे। फिर आतंकवादी हमला कैसे हुआ? इसके अलावा उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ऐसी कोई सी सरकार है जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो? तो इससे जस्टिफाई हो सकता है। राजा हरिश्चंद्र थे ना, उनको भी कहा गया कि भाई जिसने कभी जिंदगी में चोरी नहीं की हो, झूठ नहीं बोला हो, तो उससे ये काम करवाएंगे। तो मैंने जो प्रसंगवश पढ़ा है कि उन्होंने कहा बचपन में मैंने भी एक लड्डू चुरा के खा लिया था। तो सरकारें जो भी होती हैं उसमें कमियां भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं, लेकिन उनकी जांचें होती हैं। जो अपराधी होते हैं उनको दंडित किया जाता है, जो घोटालेबाज होते हैं उनको जेल के सलाखों में दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो प्रोपेगेंडा करती है, बदनाम करती है। उनके पास में कोई विजन नहीं है, कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिससे वो ये प्रमाणित कर सकें कि ये लोग बेईमान हैं, ये है, वो है, ये। दरपाली के कुशालपुरा में उस वक्त भारी हंगामा हुआ जब अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे दस्ते पर अतिक्रमण करने वाले लोगों ने ही हमला कर दिया। रिपोर्ट देखिए। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर, सड़क पर मुस्तैद पुलिस। क्या मजाल कि कोई अपने मन का कर जाए। हर स्थिति से निपटने का दृढ़ संकल्प, मुस्तैदी देखकर ही उपद्रवी हथियार डाल दे। लेकिन अफसोस, शासन प्रशासन की ऐसी सतर्कता घटना के पहले होती तो तस्वीरें इतनी भयावह न होती जैसी अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए कैसे धू धू कर कार जल रही है। कार से उठता धुआं दूर से देखा जा सकता है। मामला पाली के कुशालपुरा का है। कब्जा हटाने गई टीम पर हमला। जयतारण थाने की जीप के साथ कार में लगाई आग। मौके पर पथराव से मची भगदड़। पुलिस अधिकारी सहित कई जवान घायल। अजमेर से बुलाई एसटीएफ फोर्स। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया है। पुलिस ने उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पाली से श्याम विश्नोई की रिपोर्ट। उधर करौली के मंडरायल थाना इलाके के भटपुरा गांव में 2 दिनों से एक लेपर्ड के मूवमेंट से ग्रामीण दहशत में हैं। जानकारी के अनुसार इस तेंदुए ने गांव में 2 पालतू पशुओं को निशाना बनाया। हाल ही में उसने एक बछड़े और एक भैंस के पाड़े का भी शिकार किया, जिससे स्थानीय लोगों में भय है। वहीं वन विभाग ने क्षेत्रवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं अलवर में मंगलवार की शाम को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। केवल ठेली पटरी वालों का सामान जब्त किया गया, लेकिन आसपास के बड़े अस्पताल, शोरूम और मॉल की तरफ झांका भी नहीं गया, जहां बड़ा अतिक्रमण माना जाता है, जिनकी वजह से रोड पर जाम भी लगता है। फिर भी उन लोगों पर प्रशासन की ये मेहरबानी कई सवाल खड़े कर गई। अधिकारियों से जब पूछा तो जवाब मिला कि ठेले पटरी वालों से ज्यादा परेशानी है, आगे बड़े अतिक्रमण भी हटाएंगे। लेकिन लोगों ने कहा कि हटाएंगे तो कब हटाएंगे और इतने दिनों में क्यों नहीं हटाए। अलवर नगर विकास न्यास की तरफ से शहर मुख्य चौराहों पर जो ये ठेली रेडिया वालों ने आम आदमी का आना जाना ही दूभर कर रखा है, उस तरह के अतिक्रमण को हम हटा रहे हैं। बड़े लोग हो चाहे छोटे, कानून सबके लिए समान है और यूआईटी और नगर निगम कानून के तहत काम करता है। ऐसा नहीं है, हम सबका प्रॉपर जो नोटिस देके और जो भी नियम अनुसार प्रोसीजर फॉलो करके हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमित जारी रहती है। झुंझुनू के शेखावटी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं लगातार लापरवाही की भेंट चढ़ने की वजह से मजाक बन गई। एक बार फिर से मंगलवार को परीक्षा में बड़ी चूक सामने आई। जिस सब्जेक्ट की किताब ही सत्र 2024-25 में यूनिवर्सिटी ने बंद कर दी, उसी किताब का पेपर मंगलवार को परीक्षार्थियों को थमा दिया गया। दरअसल यूजी कक्षाओं बीकॉम, बीएससी और बीए फाइनल ईयर का मंगलवार को सुबह की पारी में कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर था, जिसमें डीटीपी सब्जेक्ट का पेपर होना था, लेकिन परीक्षार्थियों को कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट का पेपर थमा दिया गया। ये परीक्षा झुंझुनू जिला मुख्यालय के जेबी शाह गर्ल्स कॉलेज में हो रही थी। पेपर पर डीटीपी की बजाय कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग देखकर परीक्षार्थियों के होश उड़ गए। उन्होंने शिक्षकों को गलत पेपर होने की जानकारी दी।
भरतपुर से खबर, जहां कुएं में खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से एक युवक नीचे दब गया। युवक कच्चे कुएं को गहरा करने के लिए नीचे उतरा था। मामला भरतपुर जिले के बयाना सदर थाना इलाके का है। बयाना के बीडीओ ने बताया कि घटना मंगलवार दोपहर को 2:30 बजे की है। शिवान अपने खेत पर पहले से बने मिट्टी के कच्चे कुएं को गहरा करने के लिए कुएं के अंदर उतरा था और इसी दौरान 3 लोग कुएं के बाहर खड़े थे। करीब 20 फीट की गहराई के अंदर अचानक मिट्टी ढही, जिससे युवक मिट्टी में दब गया, जिसे लगातार रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी हैं। तो वहीं पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। युद्ध की आशंका के बीच भारतीय वायुसेना भारत पाक सीमा के दक्षिणी भाग पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले का अभ्यास करेगी। ये हवाई एयर एक्सरसाइज बुधवार और गुरुवार को होगी। रिपोर्ट देखिए। सीमा पर युद्धाभ्यास, पड़ोसी होगा परास्त। जारी हुआ नोटम, पाकिस्तान का निकला दम। गरजेंगे सुखोई राफेल, पाक की प्लानिंग होगी फेल। भारत ने पाकिस्तान से सटे अपने दक्षिणी सीमा क्षेत्र में एक बड़े हवाई अभ्यास के लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। ये फैसला हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 7 मई और 8 मई को होने वाले भारतीय वायुसेना का ये अभ्यास लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आयोजित किया जाएगा, जिसमें फाइटर जेट्स, रडार सिस्टम और अन्य सामरिक उपकरणों की तैनाती की जाएगी। नोटम जारी होने का मतलब है कि संबंधित क्षेत्र में पायलटों और विमानन एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां सैन्य गतिविधियां होंगी। ये युद्धाभ्यास पश्चिमी सीमा यानी राजस्थान से लगने वाली सीमा के इलाकों में किया जाएगा, जिसमें राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 सहित सभी टॉप क्लास विमान हिस्सा लेंगे। बता दें कि नोटम आमतौर पर तब जारी किया जाता है जब किसी विशेष हवाई क्षेत्र में वायुसेना अभ्यास कर रही हो, मौसम खराब हो या वहां कोई बाधा मौजूद हो। इस बार का नोटम एक फेयरली लार्ज यानी अपेक्षाकृत बड़े स्तर के अभ्यास को दर्शाता है, जो पाकिस्तान के साथ मौजूदा कूटनीतिक तनाव की गंभीरता को भी इंगित करता है। यह अभ्यास में भारतीय वायुसेना जंग जैसे हालात को लेकर अपनी तैयारी का प्रदर्शन करेगी। रक्षा मंत्रालय ने इस अभ्यास को सीधे तौर पर हाल की घटनाओं से नहीं जोड़ा है, लेकिन यह अभ्यास भारत की सैन्य तैयारी को दर्शाता है। यह क्षेत्रीय चिंताओं के बीच सतर्क रहने का एक संकेत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच जयपुर से खबर, जहां पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खुशखबरी आई है। एशियाई शेरनी तारा ने 2 शावकों को जन्म दिया है। वन मंत्री संजय शर्मा ने इसका वीडियो बाकायदा शेयर किया है। दोनों शावक पूरी तरह से अब स्वस्थ बताए जा रहे हैं और अभी और शावक होने की संभावनाएं और उम्मीद जताई जा रही है। उधर जयपुर में पुलिस ने चाबी बनाने के बहाने नकबजनी करने वाली शातिर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। जयपुर में ताला चाबी बनाने के बहाने ये रैकी करते हैं और इसके बाद मकान में कीमती सामान चुराकर भाग जाते हैं। ये तीनों गुजरात से आकर जयपुर में होटल्स में ठहरते थे, फिर पॉश कॉलोनी में चाबी बनाने के बहाने घूमकर जिस घर में जाते वहां पर चाय पानी के बहाने घर में मौजूद महिलाओं का ध्यान भटकाकर कीमती सामान चुराकर भाग निकलते हैं। इस गैंग को पकड़ने के लिए 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालनी पड़ी है। उधर अजमेर में पुलिस ने एक पिस्टल और 6 कारतूस के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों के कब्जे से एक जीप भी बरामद की गई। इनमें से एक भूपेंद्र सिंह खरवा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है। आरोपियों से मामले में गहनता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। बहरहाल आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी विभिन्न मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं।
तो वहीं भारत की सुरक्षा के साथ किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है ये अब सामने आ रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेशी नागरिकों ने भी यहां पर अपने ठिकाने बना लिए हैं। चंद रुपयों में दलाल बॉर्डर पार करने से लेकर के इनके आधार कार्ड काम का जुगाड़ कर देते हैं और किसी को कानों कान तक खबर नहीं लगी। पहलगाम हमले के बाद जब सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ का अभियान चलाया तो आंखें खोलने देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेशियों के भारत में घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। टीवी पर अवैध घुसपैठिए बोलेंगे, राज खोलेंगे। फुलवाड़ी थाना की हूँ और कुड़ीग्राम जिला में पड़ते हैं। कुड़ीग्राम जिला ये बांग्लादेश में पड़ता है। बांग्लादेश में पड़ता है। बताएंगे कैसे रात के अंधेरे में करते हैं बॉर्डर पार। कैसे दलाल चंद रुपयों में करते हैं सुरक्षा से खिलवाड़। अंदर भी है इसमें। प्रदेश ही नहीं, इन दिनों देश भर में अवैध नागरिकों के खिलाफ अभियान चल रहा है। लेकिन झुंझुनू के नावता गांव में एक ईंट भट्टे पर दबिश के दौरान पकड़े गए 28 बांग्लादेशी नागरिकों ने पूछताछ के दौरान जो खुलासे किए वो सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ाने वाले हैं। टीवी पर इन बांग्लादेशियों ने साफ साफ बताया कि वो कैसे रात के अंधेरे में बॉर्डर पार करते हैं और कैसे चंद रुपयों में दलाल भारत में न सिर्फ इनके रहने की व्यवस्था करते हैं बल्कि इनके काम का जुगाड़ भी किया जाता है। आज हम आपको ऐसे कई बांग्लादेशियों के बयान सुनवाएंगे जो सिस्टम की खामी को साफ तौर पर उजागर कर रहे हैं। बांग्लादेश कितने साल हो गया? 11-12 साल। पहले तो भागड़ी था, वो पावटा कोटपुतली पावटा, यहाँ पे आ गया। वहाँ से कहाँ? पचेरी उधर आ गया। इसी साल में आया। अच्छा, आपने ये आधार कार्ड कहाँ से बनवाया? कोई जमादार था। क्या नाम था? वो जमादार नाम था मुकुल। तो कहाँ से बनवाया? सुना आपने, महज 150 रुपए में बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने वाले लोगों के आधार कार्ड बना दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ का तो ये भी कहना है कि 3 से लेकर 5,000 रुपए में इन्हें बॉर्डर पार करा दिया जाता है। यहाँ आने के बाद बड़ी आसानी से ये मजदूरी के काम में लग जाते हैं। पकड़े गए एक बांग्लादेशी ने बताया कि दलालों का बड़ा नेटवर्क बॉर्डर पार कराने का पूरा काम करता है। इसने बताया कि दलाल मुकुंद और सफीकुल के जरिए इन्होंने अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ की। फर्जी दस्तावेजों और दलालों की मदद से इन्हें नारनौल, खंडेला और झुंझुनू के अलग अलग गांवों से जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात उपलब्ध करवाए गए। इसके बाद किसी ने 50 तो किसी ने 150 रुपए में आधार कार्ड बनवाया। कुछ ने पैन कार्ड भी बनवा लिए। 10 साल। कहाँ से आए? बांग्लादेश से। अच्छा, आधार कब बनवाया था? आधार कार्ड बनाया था कोई दिन दिन हो नहीं। कितने साल पहले? 1 साल पहले। आधार कार्ड 1 साल पहले बनवाया था। कहाँ से बनाया था? खंडेला में। खंडेला में कहाँ? झुंझुनू के मेघपुर गांव में 7 बांग्लादेशियों के पकड़े जाने के बाद ईंट भट्टे से 28 बांग्लादेशियों का पकड़ा जाना सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं, ये भी हैरान करने वाला है कि सभी अवैध रूप से बॉर्डर पार करके भारत में घुसे हैं। दलालों की मदद से कोई झुंझुनू, कोई हरियाणा तो कोई यूपी पहुंचा। रात के अंधेरे में नोदाबास जैसे सीमाई इलाके से घुसपैठ करवाई जाती है। करीब 2016 से ये लोग हिंदुस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से रह रहे थे। हालांकि आज की डेट में इनके पास भारत का आधार कार्ड, पैन कार्ड सब मौजूद है। फर्जी तरीके से ही सही, लेकिन आज इन्होंने भारत में अपनी नई पहचान बना ली है। बांग्लादेशी कैमरे पर कबूल कर रहे हैं कि वो पिछले 10 से 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। इनके बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि किसी को खबर तक नहीं लगी। इसे सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर कहा जा सकता है। ये मामला एक बार फिर
भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। दलालों का ये नेटवर्क न केवल अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहा है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार को सख्त कदम उठाए ताकि दलालों के इस नेटवर्क को तोड़ा जा सके। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। उधर चूरू के पूनिया कॉलोनी आरओबी के नीचे रास्ते की मांग को लेकर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और आरओबी का निर्माण काम रुकवा दिया। मौके पर पहुंचे विधायक हरलाल सहारण ने लोगों से समझाइश की, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने आरओबी के नीचे दोनों तरफ रास्ता देने, अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। लोगों का कहना है कि आरओबी निर्माण कार्य की वजह से पूनिया कॉलोनी जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे कॉलोनी के लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले पूनिया कॉलोनी जाने वाला मुख्य रास्ता 60 फीट का था, अब वो केवल 8 फीट बचा है। देखिए, ये पूनिया कॉलोनी का ओवरब्रिज बन रहा है। ड्राइंग के अनुसार कुछ कमियां हैं। ये कमियां पीडब्ल्यूडी एससी साहब है, ईन साहब है, जईन साहब है, एसडीएम साहब पधारे हैं। इनको कह के कमियां पूरी करके पूनिया कॉलोनी का 16 फीट का रास्ता कैसे बने, उसके लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं एसडीएम साहब के साथ वार्ता किए, दोनों तरफ अपना 16 फुट और 13 फुट का रास्ता कैसे सुरक्षित रहे, उस आधार पर आगे काम शुरू होगा। नहीं, एक बार काम बंद है। हमारे यहाँ पुल का कार्य शुरू कर दिया इन लोगों ने, और अब ये साइड में नीचे जो पुल आया तो यहाँ 8 फीट का रास्ता फिलहाल बचा है, जबकि मूल कॉलोनी का रास्ता है। ये गांधीनगर और पूनिया कॉलोनी का मूल रास्ता है। हम कोई यहाँ सर्विस रोड नहीं चाहते, हम मूल रोड चाहते हैं। इसलिए कम से कम 16 फीट का रास्ता हमें साइड में चाहिए। और इस